वो वाला वाकया तो याद ही होगा आपको, जब 84 के इलाहाबाद चुनावों में प्रचार करने आए अमिताभ बच्चन का काफिला ज्यों ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहुंचा था और वहां मौजूद कुल 1785 छात्राओं ने अपने दुपट्टे उतारकर सामने की सड़क पर बिछा दिए थे अमिताभ के इस्तकबाल में। याद ही होगा ना आपको। और वो वाला वाकया भी याद होगा जब इसी इलाहाबाद चुनाव की मतगणना कर रहे अधिकारियों को करीब 4000 ऐसी मतपर्चियां प्राप्त हुई थी जिन मतपर्चियों पर अमिताभ बच्चन के नाम पर आधिकारिक मोहर के साथ साथ महिला वोटर्स ने अपने होठों से अमिताभ के नाम पर लिपस्टिक का ठप्पा भी लगा दिया था। याद ही होगा ना आपको, है कि नहीं। यही समस्या है आपकी भी और समूचे हिंदुस्तान की भी कि आप सभी 84 के इस इलाहाबाद चुनाव में अमिताभ की सिनेमाई चकाचौंध में इस कदर खो जाते हैं कि 84 के इस इलाहाबाद चुनाव के पर्दे के पीछे की उस असाधारण दास्तान पर आप में से किसी की भी कभी नजर जाती ही नहीं है, जिस एक दास्तान के भीतर इंदिरा के मरने से ऐन पहले अपने बेटे राजीव से लिए हुए एक वादे की दास्तान छिपी हुई है, अपने मां के अपमान का बदला लेने के लिए राजीव के हर हद से गुजर जाने की दास्तान छिपी हुई है, राजीव की कुंडली उलट पलट के रख देने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उनकी अदावत की एक दास्तान छिपी हुई है, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री नंदमूरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव की एक दास्तान भी इसी इलाहाबाद के एक सीट के चुनाव के भीतर छिपी हुई है। और इन सब के बीच इस देश के सियासी दरबारों की अंतर्तहें बयां करते हुए वो बेजोड़ और अनसुने अनकहे किस्सों की भरमार तो है ही इस एक दास्तान के भीतर, जो इस मुल्क की सियासत को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कुव्वत रखते हैं। मगर आप में से किसी की दृष्टि कभी इस चुनाव पर इस तरह से जाती ही नहीं है। आप सब तो बस, आप सब क्या हम भी, इस दास्तान के सिलसिले में शोध करने से पहले 84 के चुनावों में बस अमिताभ के इन्हीं ग्लैमराइज्ड किस्सों में खोए रहते हैं। इसीलिए आज आपको इस चुनाव की हैरतअंगेज, असाधारण, अविश्वसनीय और अकल्पनीय पर्दे के पीछे की दास्तान से रूबरू कराने के लिए ही यहां तक आपको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत दास्तान, जो शुरू होती है बरस 1984 के नवंबर के उस महीने से, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आकस्मिक निधन के बाद प्रधानमंत्री बन चुके राजीव गांधी 1980 वाली इस लोकसभा के भंग होने का ऐलान करते हैं और साथ ही यह ऐलान भी करते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव आगामी नवंबर और दिसंबर के महीनों में ही संपादित कराए जाएंगे। जिस ऐलान के बाद समूची कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति की कमान राजीव सौंपते हैं अपने दूर के रिश्तेदार अरुण नेहरू के कंधों पर, जो अरुण नेहरू जिम्मेदारी संभालने के चंद हफ्तों बाद एक शाम राजीव से मिलने आते हैं, एक कागज का फहर्रा हाथ में लेकर। उस फहर्रे पर एक सूची दर्ज थी। यह सूची उन बड़े विपक्षी नेताओं की थी जिन नेताओं को खास तौर से अरुण नेहरू ने चिन्हित किया था कि किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद की नीति लगा के इन विपक्षी चेहरों को संसद नहीं पहुंचने देना है इन चुनावों के भीतर। और जब उस शाम अरुण नेहरू ने यह सूची राजीव को दिखलाई, तो राजीव ने यह सूची पढ़ने के बाद अरुण नेहरू से इस सूची में एक और नाम जोड़ने के लिए कहा। वो नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। चूंकि राजीव को याद था वो बहुगुणा ही थे जिन्होंने अभी 2 बरस पहले
गढ़वाल के उस उपचुनाव में इंदिरा गांधी को पटक कर इंदिरा को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत तोहफे में दी थी। इसीलिए राजीव ने खास तौर से अरुण नेहरू से कहा कि बहुगुणा का नाम इस सूची में डालिए और किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करिए कि बहुगुणा संसद ना पहुंचने पाए। मगर बहुगुणा का नाम उस सूची में डाल देना और बात थी और बहुगुणा को संसद पहुंचने से रोक देना और बात। चूंकि बहुगुणा बहुत ताकतवर सियासी प्रतिद्वंदी थे और उन परिस्थितियों में तो उनकी सियासी ताकत और भी कई गुना बढ़ गई थी जब उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि वो 84 के उस चुनाव के भीतर उस इलाहाबाद के चुनावी मैदान से ताल ठोकेंगे जिस इलाहाबाद के गली नुक्कड़ चौक चौराहे नहीं, मकान के ईंट और गारे तलक उन्हें बाखास्ता पहचाना करते थे। तो जाहिराना तौर से करीब आधी सदी तलक बहुगुणा की कर्म भूमि रहे इलाहाबाद के ही भीतर बहुगुणा को कैसे पटका जाए, जब इस अबूझ पहेली का हल तलाशते तलाशते एक रोज अरुण नेहरू की दोबारा राजीव से यूं ही शिष्टाचारवश मुलाकात हुई तो अरुण नेहरू ने राजीव से दो टूक लहजे में कह दिया कि अगर बहुगुणा को संसद पहुंचने से वाकई में रोकना है तो एक ही तरीका है। राजीव ने पूछा क्या? अरुण ने तपाक से कहा, आप अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से बहुगुणा के सामने उतार दीजिए। इसके पीछे अरुण नेहरू ने बाकायदा कारण भी स्पष्ट किया कि एक तो अमिताभ स्टार ऑफ द मिलेनियम है, दूजा अभी ताजा ताजा हुए कुली एक्सीडेंट के चलते अमिताभ के लिए जनता के भीतर सहानुभूति की एक बड़ी लहर है, और तीजा अमिताभ का कहीं ना कहीं इलाहाबाद की जड़ों से जुड़ाव भी पहले से ही स्पष्ट है, तो अमिताभ पर बाहरी का ठप्पा भी नहीं लग सकेगा। जाहिराना तौर से राजीव को अरुण की यह सलाह भा गई और इसके बाद राजीव ने अमिताभ के समक्ष इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, जिस प्रस्ताव पर थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद अमिताभ ने भी हां कर दी और इस तरह समाप्त हुआ बहुगुणा को संसद तलक पहुंचने के लिए बनाई गई 3 अध्यायों वाली इस खास रणनीति का पहला अध्याय। चूंकि अब शुरू होने वाला था बहुगुणा को संसद तलक पहुंचने से रोकने के लिए बनाई गई इस खास रणनीति का दूसरा और शायद सबसे अहम अध्याय, जिस अध्याय के तहत यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी मूल्य पर अमिताभ बच्चन इलाहाबाद की इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस खबर की भनक भी बहुगुणा के कानों तलक ना पहुंचने पाई। क्योंकि अरुण और राजीव को इस बात का डर था कि अगर कहीं बहुगुणा को अमिताभ बच्चन के सीट से चुनाव लड़ने की खबर पहले पता लग गई और बहुगुणा ने तय वक्त रहते अपने लिए किसी सेफ सीट का इंतजाम कर लिया और वो इलाहाबाद से मूव कर उस सेफ सीट पे चले गए, तो बहुगुणा को संसद तक पहुंचने से रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए अमिताभ बच्चन का नामांकन 1984 के लोकसभा चुनावों में नामांकन की आखिरी तारीख के रोज भी शाम के उस 3:30 बजे कराया गया, जबकि 4 बजे दफ्तर बंद होने को था, और वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी हो हल्ले के, सिर्फ और सिर्फ राजीव के विश्वसनीय HR भारद्वाज की गाड़ी में सिर्फ अमिताभ और जया को बिना किसी हल्ले के कलेक्ट्रेट के भीतर लेकर जाकर। मगर शाम के 3:30 बजे कलेक्ट्रेट के दफ्तर में नामांकन का फॉर्म भरने पहुंचे अमिताभ के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मौजूद होने की खबर मुंह जबानी 3:30 बजे के बाद देखते ही देखते इलाहाबाद के गली नुक्कड़ चौक चौराहों में जंगल में आग से भी ज्यादा तेज इस कदर पसरी कि महज घंटे भर के भीतर हजारों हजार की तादाद में भीड़ ने इलाहाबाद के समूचे कलेक्ट्रेट दफ्तर को घेर लिया। माने सड़क छोड़ दीजिए, चौराहा छोड़ दीजिए, कलेक्ट्रेट का प्रांगण छोड़ दीजिए, आस पड़ोस के मकानों के छज्जों, दफ्तरों की छतों, सड़क के किनारों के पेड़ों की टहनियों पर चढ़ चढ़ के लोग
बस अमिताभ की झलक के एक दीदार करने की खातिर टकटकी लगाए बैठे थे। ये अमिताभ बच्चन के लिए इलाहाबाद के पागलपन का वो पहला मुजाहिरा था जिसने बहुगुणा को चिताया तो, मगर बहुगुणा चेते नहीं। यहां तक कि बहुगुणा के समर्थकों ने भी आने वाले दिनों में कई दफा बहुगुणा को समझाया कि साहब अमिताभ बच्चन की सितारा हैसियत है, ऐसा करिए किसी सेफ सीट पर चले जाइए, अभी भी मौका है, आपातकालीन परिस्थिति का हवाला देके आप इतने बड़े चेहरे हैं, कुछ किया जा सकता है। यहां तक कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव ने बहुगुणा को टेलीफोन किया, फोन कर बहुगुणा से कहा कि बहुगुणा जी, मैं सियासत में सिनेमाई असर की ताकत जानता हूं, मैं खुद उसी असर की पैदाइश हूं, मुझे मालूम है अमिताभ बच्चन के इलाहाबाद में उतरने का असर कैसा होगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप बड़े नेता हैं, आपका संसद पहुंचना जरूरी है, आप एक काम करिए, मैं आपके लिए फ्लाइट भेज रहा हूं। एनटी रामाराव ने बहुगुणा से कहा फोन पर कि मैं आपके लिए चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहा हूं, आप बस फ्लाइट में बैठकर यहां आ जाइए और नामांकन भर के चले जाइए, दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाएंगे ना अपनी चुनाव क्षेत्र में, तब भी मैं गारंटी लेता हूं आपको एक सीट जिता के दूंगा, बस चले आइए, आपका संसद पहुंचना जरूरी है। मगर बहुगुणा ने एनटीआर को भी ये कह के चुप करा दिया कि अरे नहीं नहीं, मुझे अपने इलाहाबाद पे भरोसा है, इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का शहर है, 50 साल से मुझे जानता है, गली का बम्बा बम्बा मेरी आवाज में पानी निकालता है, मैंने बहुत भरोसा था बहुगुणा को इलाहाबाद पे, यकीन था अपने इलाहाबाद पे। और वो कहते हैं ना, भरोसा जितना ज्यादा होता है दर्द उतना ही ज्यादा होता है। यही वजह थी कि जब बहुगुणा के इलाहाबाद ने अमिताभ की सियासी चमक के आगे साष्टांग दंडवत किया तो बहुगुणा का दिल टूट गया। आप यकीन मानिए, वो बहुगुणा जिसने 50 साल से सियासत के हर घाट का पानी चखा था, वो बहुगुणा जो इंदिरा और संजय की तानाशाही के आगे छाती तान के खड़ा हो गया था, वो बहुगुणा जो गुरूर से मस्तक ऊंचा किए कहा करता था कि बहुगुणा उगते सूरज से टकराता है, वो बहुगुणा टूट गया था इस एक हार के बाद, अपने इलाहाबाद के इस एक दगे के बाद। आप यकीन मानिए, बहुगुणा की सुपुत्री रीता बहुगुणा जोशी उस किस्से को याद करती हैं तो उनका गला रुंध जाता है। जब इलाहाबाद के चुनाव में मिली हार के बाद उदास, हताश, निराश बहुगुणा ने अपनी उस गांधी टोपी को, जो उनका वजूद हुआ करती थी, 50 सालों से उनकी पहचान का हिस्सा हुआ करती थी, उस टोपी को अपने सर से उतार स्टेटमेंट दिया था कोडेड कि इट इज द एंड ऑफ द माई ईयर ऑफ पॉलिटिक्स, ये मेरी राजनीति के युग का अंत है। और इसके बाद बहुगुणा ने कभी वो टोपी नहीं लगाई, कभी सर पे उस दिन के बाद बहुगुणा ने टोपी पहनी नहीं। वो बहुगुणा की जिंदगी का सबसे काला दिन था और शायद राजीव गांधी की जिंदगी का सबसे खुशनुमा रोज। खुशी का ठिकाना नहीं था राजीव के, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इतिहास में पहली दफा 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत अपने नाना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपनी मम्मी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत तोहफे में नजर करने वाले बहुगुणा का सियासी करियर खाक में मिला दिया था। मगर 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 शायद खुशी के खुमार में खोए राजीव उस शाम ये भूल चुके थे कि अपनी मम्मी के जिस अपमान का बदला लेने की खुशी वो मना रहे हैं, उस अपमान से भी कई गुना ज्यादा अपमान आज खुद उन्होंने अपनी मां का किया है। क्योंकि आप खुद बताइए, अगर एक मां मरने से ऐन पहले, अपने प्राण त्यागने से ऐन पहले, देह छोड़ने से ऐन पहले अपने बेटे से कोई वायदा मांगे और उसका बेटा उस वायदे को मां के गुजर जाने के चंद रोज के भीतर धुर्री धुर्री उड़ा के रख दे, तो इससे ज्यादा दुखद और अपमानजनक उसकी मां के लिए और क्या होगा। अब जानता हूं जहन के भीतर सवाल कौंध रहे होंगे, कैसा वादा, कौन सा वादा, राजीव ने कौन सा वादा तोड़ दिया।
चिंता ना का करो, वही दास्तान सुनाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। दरअसल राजीव और इंदिरा के इस वाकये का जिक्र गांधी परिवार के दशकों दशक तक रहे विश्वास पात्र सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स के भीतर किया है। अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में फोतेदार जी लिखते हैं कि मृत्यु के कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी ने एक रोज राजीव को अपने पास बुलाया था और राजीव से एक वायदा लिया था, एक वचन मांगा था। वचन कि राजीव किसी भी मूल्य पर अपने दो दोस्तों को सियासत में लेकर नहीं आएंगे, कुछ भी करेंगे सियासत में, कैसा भी फैसला लेंगे, मगर अपने इन दो दोस्तों को सियासत में नहीं लेकर आएंगे किसी भी मूल्य पर। एक तत्कालीन ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया और दूसरे अमिताभ बच्चन। सोच कर देखिए, मरने से कुछ रोज पहले इंदिरा गांधी ने बाकायदा सलाह मशवरा वायदा वचन जो समझना समझ लीजिए, मगर राजीव को यह सख्त हिदायत दी थी कि वो अमिताभ बच्चन को राजनीति में नहीं लेकर आएंगे किसी भी मूल्य पर। मगर हो सकता हो अपने दोस्तों के साथ 84 के सम्रांगण में जीत की तैयारी कर रहे राजीव को ध्यान नहीं रहा होगा इंदिरा की उस हिदायत का, इंदिरा के उस वचन का। मगर इतना पक्का है कि जब 84 के उस चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आए दिन राजीव अमिताभ के चलते मुश्किलातों में फंसने लगे होंगे, अमिताभ के ही चलते विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उनकी अदावत शुरू हो गई होगी, क्योंकि अमिताभ इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह का हिस्सा, उनका से उस इलाहाबाद में जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी परंपरागत सीट माना करते थे, चूंकि एक तो उनके सियासी गुरु बहुगुणा वहां से ताल्लुक रखते थे, दूसरा इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर ही था मांडा, जहां के राजा हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। मगर इसके बावजूद अमिताभ के सियासी कार्यकाल में इलाहाबाद के भीतर विश्वनाथ प्रताप सिंह का से 0 कर दिया गया था, जिसके चलते वीपी की अदावत शुरू हो गई थी राजीव से, अमिताभ के ही चलते। और फिर अमिताभ की ही एक बड़ी भूमिका के चलते बोफोर्स घोटाले का वो जिन्न भी बोतल से बाहर आ गया था, जिस जिन्न ने अंततोगत्वा राजीव की कुर्सी ही ली थी। तो पक्का राजीव को अपनी मां इंदिरा की वो सलाह, उनका वो मशवरा, उनकी वो हिदायत, उनका वो वायदा, उनका वो वचन याद आया होगा जो उन्होंने मरने से ऐन पहले राजीव से लिया था कि वो किसी भी मूल्य पर अमिताभ बच्चन को राजनीति में लेकर नहीं आएंगे। मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, और वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब